मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये टॉपिक कल चालू हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें दो तीन चीज़ें डिस्कस हुई थी। एक तो इसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था कि इस पूरे मुद्रा एंड बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो जो लोग लिख लिए हैं वो तो बढ़िया है, आज जो लोग नहीं लिखे हैं भाई कल आज लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे कॉपी चेक हुआ नहीं मिला ना तो पक्का कर रहे हैं बैग उठा के भगा देंगे घर, या दोबारा कोई आ गया सब कोचिंग में तो फिर समझ मतलब जब लिख लेगा तब आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस डिस्कस हुआ था कि जो मनी एंड बैंकिंग है उसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है यहाँ से टॉपिक चालू होगा और फिर जाकर शेयर मार्केट से भी वगैरह यहाँ पे जाकर टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद से ये एक फ्लो चार्ट में इसको हमने दिखाया था कि टॉपिक अंतर्गत क्या पढ़ना है, वही सिलेबस का एक छोटा मोटा यहाँ पे खाका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से एक ये वाला स्लाइड किए थे, पूरा अर्थव्यवस्था का निचोड़ लगभग लगभग आप कह सकते हैं इस सिंगल स्लाइड में सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, पूरा इसको समझाए थे, उपभोक्ता सेक्टर और ये उत्पादक क्षेत्र कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग जो सेक्टर है किस प्रकार से काम करता है, सरकार के साथ इनका कैसे रिलेशन होता है, फिर फाइनेंशियल हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उनके साथ इनका क्या रिलेशन होता है, बाहरी क्षेत्र यानी शेष विश्व है यानी भारत से बाहर जो कंट्री है उनके साथ इसका क्या रिलेशन है, फिर इधर भी बाहरी विश्व के साथ क्या रिलेशन है, ये सारा चीज डिस्कस हुआ था। जो लोग नहीं आए थे वीडियो इसका डाला गया है पूरा कंप्लीट 53-54 मिनट का, जाके घर पे बैठ के बढ़िया से एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद से एक और स्लाइड डिस्कस हुआ था जिसमें हमारी इकोनॉमी को दो सेक्टर में हमने देखे थे कि एक समय ऐसा होता है कि जब इकोनॉमी हमारा एक्सपेंस करता है, बूम सिचुएशन में रहता है, और एक दूसरा समय होता है जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है। ये सारे फैक्टर बताए थे कि जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो इन सारे कारणों से इकोनॉमी में रिसेशन या मंदी की स्थिति बनी रहती है, और फिर इन सभी कारणों से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वृद्धि करती है। इसको बोलते हैं बूम सिचुएशन, मतलब हमारा ये जो इकोनॉमी की बैलून है वो थोड़ा सा एक्सपेंस करता है और इधर से लीकेज होता है, तो फिर इसको रिसेशन या मंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक एक डिस्कस हुआ था कि किस तरह से ये पूरा फंक्शन करता है। स्पेशली ये काम में आएगा आपको जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, तब ये ज़्यादातर आपको मतलब वहाँ पे ये बढ़िया से काम में आएगा, लेकिन अभी समझ लेना इसको ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस स्लाइड को भी बढ़िया से डिटेल में समझाया गया उस वीडियो में, जो वीडियो कल का डाला गया है, तो इसको उसमें देखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी हमारी मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक को चालू करने से पहले। अब हमारा जो टॉपिक चालू होगा फाइनेंशियल मार्केट, पहले क्या होता है वित्तीय बाजार, इसको समझेंगे। वित्तीय बाजार के अंतर्गत भी मुद्रा बाजार क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, फिर कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद से फिर मुद्रा क्या होता है, स्पेशली मनी किसको बोलते हैं मुद्रा, उसका अलग अलग टाइप क्या है, ये सब समझेंगे। और कल ही बताए थे कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ मनी यानी वाटर सिस्टम, जहाँ से मानव सभ्यता शुरुआत हुई और वाटर सिस्टम से चालू हुई, फिर उसके बाद से पण्य मुद्रा, उसके बाद से फिर मेटालिक मनी धातु मनी आया, उसके बाद से फिर पेपर करेंसी आया, उसके बाद से फिर बैंक मनी आया, बैंक मनी के बाद से क्रिप्टो करेंसी आया, क्रिप्टो करेंसी के बाद से अभी डिजिटल मनी आ गया है। तो ये 5 से 6-7 फेज में कैसे हमारे रुपये का इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। उसके बाद से फिर आरबीआई और बाकी सारी चीज़ें चर्चा में आएंगी हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर को। तो ये पूरा कल थोड़ा बहुत इस पर मतलब सिलेबस और ये सारा चीज़ बताया गया था। घर पे जाकर इसको अच्छा से वीडियो को देखकर और कॉपी में इसको लिख पढ़ के समझ लीजिएगा, तो फिर आगे समझने में आसानी होगी। बोलो ना जी। ठीक है, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात और समझेंगे। एक शब्द होता है तरलता, ये आपको बार बार आएगा, तरलता, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी या तरलता। अब ये लिक्विडिटी या तरलता का क्या मतलब है, बोर्ड पे ध्यान से समझिए। तरलता का या लिक्विडिटी का सामान्य सा मतलब है कि मार्केट में मनी का फ्लो, मनी मतलब रुपया, करेंसी जो भी है,
उस मनी का फ्लो किस प्रकार से है। अगर मनी का फ्लो ज़्यादा है, यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया आप खर्च कर देना चाहते हैं, आपके पड़ोसी के पास भी 1 लाख रुपया, वो भी 1 लाख रुपया खर्च कर देना चाहता है, आपके किसी रिलेटिव के पास 1 लाख रुपया, वो भी खर्च कर देना चाहता है, तो कहीं भी खर्च करेगा तो किसी न किसी मार्केट में ही करेगा। बोलो ना जी असनो, कहीं पे खर्च करेगा वो मार्केट में करेगा। तो ऐसा माना जाएगा कि मार्केट में जब ये सारे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो गया है, बढ़ गया है। बात समझ में आ रहा है। तो इससे हम बोलेंगे कि मार्केट में तरलता जो है, लिक्विडिटी, वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। जैसा भी पर्व त्योहार का समय आएगा, छठ वगैरह का समय आएगा, तो आप देखेंगे कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ खरीदना होगा। बोलो ना जी, किराना स्टोर से लेकर कपड़ा स्टोर से लेकर सब चीज, फल स्टोर से लेकर हर एक चीज मार्केट में थोड़ी सी क्या होगी, भीड़ भाड़ होगी, सभी लोग कुछ ना कुछ क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इस समय जो होगा वो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी मार्केट में जिधर जाओगे मार्केट में मनी की तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिक्विडिटी या तरलता का मतलब होता है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा है तो बोलेंगे कि तरलता बढ़ गई है, और कम है तो बोलेंगे कि तरलता कम हो गई। कोई दिक्कत पड़ता है। एक तो पब्लिक पैसा जो एक्सपेंस करती है उससे भी मार्केट में तरलता बढ़ता है और तरलता घटता है। दूसरा, सरकार भी इस तरलता को निर्धारित करती है। जैसे मान लो कि सरकार बोले कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोई ऐसा सरकार कोई ऐसा योजना चलाती है जिसमें बोलती है कि जितने SC ST फैमिली है सबको 5,000 रुपये महीने उसके बैंक के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब पहले उनको पैसा नहीं मिल रहा, तब सरकार वो पैसा खर्च करके सभी SC ST फैमिली को 5-5 हज़ार रुपये भेज दी। अब सबको 5-5 हज़ार रुपये मिलेगा तो वो अपने बैंक अकाउंट में थोड़े ना जमा करेंगे, उस 5 हज़ार रुपये को निकालेंगे और लाकर मार्केट में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सरकार जैसे ही अपने खर्च को बढ़ाती है, सरकार बोले कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक रोड बनेगा, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ से रोड बनेगा, तो 10 करोड़ रुपए सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी, तभी तो रोड बनेगा। गिट्टी वाले को पैसा देगी, बालू वाले को पैसा देगी, छड़ वाले को पैसा देगी, मजदूरों को पैसा देगी, मिस्त्री जो उसमें लगे उनको पैसा देगी। तो सरकार का पैसा खर्च होगा, तो खर्च होगा तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो एक सरकार भी इसको रेगुलेट करती है। सरकार को भी लगता है कि मार्केट में तरलता कम है, मार्केट में तरलता ज़्यादा कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। और मार्केट में कभी ओवरफ्लो, बहुत ज़्यादा तरलता हो जाए, सभी के पास पैसा चला जाए, तो सरकार के पास ये भी ऑप्शन है कि वो तरलता को कम भी करती है। वो आगे हम जब फिस्कल पॉलिसी सरकार का देखेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट, बैंक जो हमारा RBI है वो भी तरलता को मैनेज करता है कि मार्केट में तरलता बढ़ेगा कि घटेगा। RBI भी इसको निर्धारित करता है। जैसे कल हम बैंक के आपको एग्जाम्पल दिए थे कि जो भारत में बैंक है, बैंक, अब ये बैंक में सभी कस्टमर का अपना अपना अकाउंट है। बोलो ना जी, मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सभी कस्टमर का अपना अकाउंट है। अब ये बैंक को रेगुलेट करने के लिए ऊपर सभी बैंकों का बैंक है जिसको RBI के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज पर इन सभी बैंकों को पैसा देता है। मतलब ब्याज पर आपको पैसा चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जाकर ब्याज पर आप पैसा ले आइए। अब जाहिर सी बात है कि जब मान लो कि ये ब्याज दर बहुत कम कर दे, बहुत कम ब्याज पे इन सभी बैंकों को पैसा देने लगे, तो बैंक सब पैसा यहाँ से रिसीव करके लाएंगे। बोलो ना जी सुनो। और फिर ये कस्टमर को भी क्या करेंगे, बहुत कम ब्याज दर पर पैसा देना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। मान लो कि ये बोले कि हम 5% ब्याज पे सभी बैंकों को पैसा देंगे। अब ये 5% पर सभी बैंक यहाँ से पैसा कर्ज ला दिए। बोलो ना जैसे, अब इधर सभी कस्टमर को 5.5% या 6% पे ब्याज पे पैसा घुमाने लगे। अच्छा, पीछे बताए थे कि जितना सारा ब्याज का राशि कैलकुलेट होता है वो सब वार्षिक होता है, ये सालाना काउंट होता है, ये मंथली वाला नहीं है जो आपके गांव के सेठ महाजन इस्तेमाल करते हैं, वो ये नहीं है, ये सब सालाना काउंट होता है। यानी साल भर में आपको 5% या 6% ब्याज देना है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही ब्याज दर कम होगा मार्केट में, अब सभी लोग पैसा लेकर जाएंगे, तो पैसा लेकर जाएंगे तो कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, सब अपना अपना जगह पर खरीदेगा। सब मार्केट में पैसा क्या होगा, खर्च होगा। खर्च होगा तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। तो इसको RBI भी रेगुलेट करता है। RBI अपने इंटरेस्ट रेट को जैसे ही कम करता है तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। RBI इसको कंट्रोल भी करता है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा तरलता है तो इन्फ्लेशन जैसी स्थिति बन जाती है, तो इंटरेस्ट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कि लोग कम से कम कर्ज लें और कम से कम खर्चा करें कि मार्केट में तरलता क्या हो, कंट्रोल में रहे।
ठीक है। तो सामान्य सा मतलब है कि तरलता का सामान्य सा मतलब है कि मार्केट में मनी का फ्लो कैसे है। अगर आपको न्यूज़पेपर में कहीं सुनने को मिल जाए कि इस समय मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो समझ जाइए कि मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो गया है, बढ़ गया। ठीक है। और सुनने को मिले कि नहीं मार्केट में तरलता भी नहीं है, मतलब कम हो गया है, तो समझिए कि मार्केट से मनी का फ्लो क्या हो गया है, कम हो। अब आप सोच के बताइए कि कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था हार्डकोर वाला, जब मार्च अप्रैल में, तो इस समय मार्केट में तरलता बढ़ गया था कि घट गया था? घट गया था। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी व्यक्ति बच बच के पैसा खर्च कर रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फला टीम का। सब इंडस्ट्री वगैरह सारी चीजें बंद हो गई थी, पूरा किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा था, बहुत कम तरलता हो गया था। तो फिर सरकार ने हस्तक्षेप किया, कुछ योजनाएं लॉन्च की, उसके बाद से आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया और धीरे धीरे मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाया गया, क्योंकि मनी का फ्लो जब तक मार्केट में नहीं रहेगा ये चक्र नहीं चलेगा पूरा इकोनॉमिक्स का, और ये पूरा अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाती है। ठीक है। तो इसको सरकार और आरबीआई दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जब भी अब तरलता का मतलब शब्द आए तो समझ लेना है कि मार्केट में मनी का फ्लो किस प्रकार से है। तरलता ज़्यादा है तो मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा है, अगर कम है तो मार्केट में मनी का फ्लो कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, अब हम समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार, जो आपको मनी बैंकिंग का ये पहला टॉपिक है, फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार। तो पीछे क्लास में सामान्य सा मतलब है कि बाजार क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। बाजार ये आप समझ गए तो फिर वित्तीय बाजार क्या कोई भी बाजार समझ जाएंगे? बोलो ना जी। वस्तु बाजार समझ जाएंगे, मछली बाजार समझ जाएंगे, मुर्गा बाजार समझ जाएंगे, आलू का बाजार समझ जाएंगे, प्याज का बाजार समझ, सबका बाजार होता है भाई। तो बाजार का सामान्य सा मतलब क्या है? जिसके पास कोई चीज अधिक है वो वहां पे सेल करने आता है, बेचने आता है। जिसके पास कोई चीज ज्यादा है और जिसके पास कम है वो क्या करता है? खरीदने आता है। सिंपल सा लॉजिक, और तो कुछ है नहीं बाजार में। बोलो ना जैसे एक फार्मर किसान है, आलू का उत्पादन किया, आलू का उत्पादन किया तो उसको लगा कि 5 क्विंटल आलू का उत्पादन हो गया, साल भर में हम खा सकते हैं 1 क्विंटल, तो 4 क्विंटल उसके पास क्या है? ऐसा है। अब 4 क्विंटल घर में रख के सड़ाएगा थोड़े, उसके लिए उसने खाद बीज सब इस्तेमाल किया तो उसको भी तो पैसा चाहिए। तो 4 क्विंटल जो एक्स्ट्रा हो गया उसको मार्केट में सेल करने के लिए लाएगा, बेचने के लिए लाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। बोलो ना जी यासी। तो वो 4 क्विंटल बेचने आएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग आलू का उत्पादन करें। मान लीजिए कि जो टाउन में बैठे हुए लोग हैं उनके पास खेत तो बहुत कम है, तो आलू लगाएंगे नहीं, उनको आलू की क्या है? आवश्यकता है। तो आलू लेने कहाँ जाएंगे? आसमान में तो जाएंगे नहीं, वो भी कहाँ जाएंगे? मार्केट में। तो बाजार का सिंपल सा फंडा यही है कि जिसके पास कुछ भी चीज का अधिक के है, मतलब वो ज्यादा है, तो वो सेल करने आता है, और जिसको जरूरत है वो वहां से क्या करने आता है? परचेज करने आता है, या खरीदने आता है, या फिर वहां से ले जाने आता है। सिंपल सा लॉजिक है। वस्तु बाजार होगा तो वहां पे वस्तु की खरीद बिक्री होगी, कपड़ा बाजार होगा तो कपड़ा की खरीद बिक्री होगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है फाइनेंशियल मार्केट, या इसको हम बोलते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार है, और फाइनेंस और वित्त का समान सा मतलब होता है पैसा रुपया का बातचीत चल रहा है। तो यहाँ पे जो बाजार होगा वो किसका होगा? पैसे रुपये का बाजार होगा। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अपना मतलब वो देने आएगा किसको? हमारे फाइनेंशियल मार्केट को। जो मतलब यहाँ पे जैसे आलू ज्यादा है तो आलू के व्यापारी उसको लेकर ट्रेड कर रहा है, वैसे ही हमारे फाइनेंस वित्त जिसके पास ज्यादा है तो इसका जो व्यापारी होगा तो इसका व्यापारी ये बैंक है, और इधर जाओगे तो शेयर मार्केट है। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। बोलो ना जी। तो मान लो कि आलू 10 किसानों के पास हो गया, वो चाहता है कि हम मार्केट में बैठ के 9 बेचे, हमारा कोई एक ही व्यक्ति हो जो खरीद ले और सब ले जाकर क्या करे? बेच दे। तो उसी में एक व्यापारी आएगा, 10 का आलू खरीद लगा करके लेके अकेले लेके जाकर बेचेगा। वैसे ही किसी के पास पैसा ज्यादा है तो भी ढूंढेगा ना कि कहाँ पे हम अपना पैसा रख दे, तो बैंक में ले जाकर पैसा रख देगा। दूसरा व्यक्ति जिसको जरूरत है वो निकाल कर ले जाएगा, अपने मर्जी से नहीं, उसका सपोर्ट से वो लेके जाएगा, अपना पैसा खर्च करेगा, दोनों के बीच अपना वो चलते रहेगा। तो बाजार का सामान्य सा मतलब है कि जिसके पास ज्यादा है वो अपना सेल करने आएगा, और जिसको जरूरत है वहां से परचेज। अच्छा, अब बाजार का होना भी बहुत आवश्यक है। और मान लो कि आलू मार्केट रहे ही नहीं, तो जो किसान 4 क्विंटल एक्स्ट्रा उत्पादन किया है उसका तो आलू खराब हो जाएगा, वो लॉस में चला जाएगा। पहली बात ये हो गया। और दूसरी बात, जिसको जरूरत है उसको आलू ही ना मिले तो फिर तब भी दिक्कत हो जाएगा भाई। कुछ लोग बिना आलू खाए ही रह जाएंगे। अब उल्टा दिमाग मत लगाना कि सर तो दूसरा कुछ खरीद के खा लेंगे। मार्केट मतलब ठप, मतलब सबका मार्केट ठप हो गया है ना,
तो अगर इस व्यवस्था का चलते रहना भी क्या है, आवश्यक है। अगर बाजार ही ना चले और बाजार में ही कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत परेशानी हो जाएगा। जिसके पास एक्स्ट्रा है उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगा और जिसको जरूरत है उसके लिए, दोनों लोगों का मामला पेचीदा हो जाएगा। इसलिए मार्केट को सही ढंग से चलना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड लॉकडाउन लगा, सब मार्केट बंद हो गया, कितने लोग परेशान हो गए थे भाई, बोलो ना जी। इसमें जिसको जरूरत की चीज चाहिए उसको मिल नहीं रहा था, जिसको सेल करना है उसको भी दिक्कत होगा। तो मार्केट ठप होने से क्या स्थिति, तो कोविड के समय सब कोई इससे भली भांति परिचित है। तो वैसे ही मान लो कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें भी कुछ डिस्टरबेंस आ जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारी देश की इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है, तो हमारी देश की इकोनॉमी भी डगमगा जाएगी भाई। जैसे 2007-8 में अमेरिका में क्राइसिस आया था, उसका शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया था, वहां पे कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। तो आगे इसको पढ़ेंगे, सब प्राइम क्राइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसका शेयर मार्केट पूरा क्रैश कर गया था, तो उसकी इकोनॉमी कुछ दिन रिसेशन में गई, बाद में वो धीरे धीरे संभला और पूरा दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ा। एक मार्केट अमेरिका का क्रैश हुआ तो इतना इसका इंपैक्ट पड़ा। तो मार्केट का सही ढंग से चलना भी क्या है, जरूरी है। अगर सही ढंग से नहीं चलेगा बाजार तो फिर जिसके पास ज्यादा है वो भी सफर करेगा, मतलब वो भी दिक्कत परेशानी में आ जाएगा, जिसको जरूरत है वो भी दिक्कत परेशानी में आ जाएगा। इतना बात समझ गए। अब ये जो वित्त का बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, अब इसमें दो तरीके से है। एक तरफ आपने देखा इधर लिखा है बैंक्स, वित्त मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक है बैंक और दूसरे तरफ है फाइनेंशियल मार्केट। स्पेशली इसमें मतलब इधर आप शेयर मार्केट को रख सकते हैं, इसके जगह पे शेयर मार्केट को आप इधर रख सकते हैं। अब ये कैसे पूरा फंक्शन करता है, जैसो इधर हाउस होल्ड मतलब पब्लिक है, आम जनता, और इधर जाओगे तो बिजनेस फॉर्म यानी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो सारे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी हाउस होल्ड के पास पैसा ज़्यादा है तो अभी बोले मार्केट का मतलब है कि वो क्या करेगा, ले जाकर कहीं जमा करेगा। तब ये ले जाकर बैंक में अपने पैसे को क्या करते हैं, जमा करते हैं। कल बताए थे कि बैंक बदले में इसको क्या करता है, ब्याज देता है। सेविंग अकाउंट पर 3-4% जितना बैंक अलग अलग रेट है उतना उसको ब्याज देता है, ठीक है। तो मान लो बैंक के पास ये कस्टमर कोई है, यहाँ पे अपना पैसा जमा किया तो बदले में इसको 4% ब्याज दिया, कोई दिक्कत। अब बैंक को भी पता है कि 4% ब्याज देना है अपने कस्टमर को। अब सारा पैसा लोग जो जमा कर रहा है वो अपने यहाँ इकट्ठा करके रख लेगा, तो साल भर के बाद सबको ब्याज तो फिर घर द्वार बेच के देना पड़ेगा, बोलो ना। तो बैंक भी अपने पास पैसा नहीं रखता है, जो भी पैसा उसके पास जमा हुआ उस पैसे को वापस ये बिजनेस फर्म को ये पैसा क्या करता है, लोन में दे देता है। 4% यहाँ पे पब्लिक को दे रहा है तो ये लगभग 8-9%, 10% के आसपास ब्याज लेगा और ये सारा पैसा बिजनेस फर्म को दे देगा, जो उद्योगपति है जिसको जरूरत है उसको दे देगा। कल बताए थे कि अब ये जो बीच का अंतर है 5-6%, यही 5-6% बैंकों का मुनाफा है या बैंकों का प्रॉफिट है। इसी 5-6% पैसे से इनका पूरा सेटअप चलता है, इनका पूरा भोजन पानी नाश्ता पानी चलता है, सब स्टाफ का वेतन दिलाता है, सब उनका लाइट बिजली फोन का खर्चा निकलता है, सब रूम का खर्चा निकलता है, सारा चीज इसी से निकलता है 5-6% से। बात समझ में आ गया। तो जिसके पास हाउस होल्ड के पास पैसा ज्यादा है तो बैंक में जमा करेगा, फिर यहां से। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक सबसे मतलब रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सिस्टम हमारा। शॉर्ट टर्म के लिए यानी अल्पकाल के लिए किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, अल्पकाल के लिए मार्केट वो फाइनेंस मार्केट ढूंढ रहा है तो वो कहां जाएगा, बैंक में। सामान्यतः 1 साल से नीचे, 1 साल से नीचे पैसा कोई भी इन्वेस्ट हो रहा है या कोई भी ट्रेडिंग हो रहा है तो ये कहां जाएगा, बैंक में। लेकिन किसी को 1 साल से ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 साल से ऊपर के बारे में जानना है तो फिर वो अपने शेयर मार्केट के थ्रू ये सारा प्रक्रिया को पूरा करता है। तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं, एक है मनी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या पैसा कर्ज में लिया जाता है, और दूसरा है कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लिया जाता है। बोलो ना जैसे, लिखिए, हेडिंग डालिए, फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, इसको लिखिए अभी। वित्तीय बाजार नेक्स्ट लिखिए।
डैश देकर। वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार है, व्यापक मतलब लार्ज स्केल। वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार है, व्यापक बाजार है, एक व्यापक बाजार है जहां पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों का अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों का अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों का जैसे मुद्रा, परिसंपत्तियों का जैसे मुद्रा, शेयर, बॉन्ड, ये सब आगे समझेंगे आप। बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। डेरिवेटिव्स आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय मतलब, क्रय मतलब जिसको जरूरत होगा वो खरीदेगा, विक्रय मतलब जिसको जरूरत होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, सेल करे। अब इसकी जगह पे आपको मान लो कि वस्तु बाजार का एक डिफिनीशन इसके आधार पर सेट करना है, वस्तु बाजार का, तो जाहिर सी बात है कि आप इसी डेफिनेशन के जगह पे लिख सकते हैं वस्तु बाजार एक व्यापक बाजार है जहां पर अनेक वस्तुओं को, जैसे कपड़ा और भी सब वस्तु इत्यादि का क्रय विक्रय किया जाता है। जिसके पास ज्यादा है वो बेचेगा, जिसको जरूरत है वो क्या करेगा, खरीदेगा। तो यहाँ पे वित्तीय उत्पादों का क्रय विक्रय होता है, मुद्रा का, शेयर का, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, इस सब का क्रय विक्रय यहाँ पे किया जाता है। एक और आगे दूसरा पॉइंट देखिए, नेक्स्ट। वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य है, 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 प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य है पूंजी अधिक वाले क्षेत्रों से, पूंजी अधिक के वाले क्षेत्रों से, पूंजी अधिक के वाले मतलब जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, पूंजी अधिक के वाले क्षेत्रों से, अधिक के वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों में, पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर, पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर, पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर, क्षेत्रों की ओर पूंजी की गतिशीलता को सुनिश्चित करना है। कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी की गतिशीलता को सुनिश्चित करना है, पूंजी की गतिशीलता को सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित करना है। मोड ब्रेक है। एक होता है प्राथमिक कार्य, एक होता है सेकेंडरी कार्य, मतलब अन्य कार्य। प्राथमिक कार्य मतलब जो उसका पहले जरूरी काम है, जैसे आपका भी पहले प्राथमिक काम है पढ़ाई करना, उसके बाद दूसरा कोई काम है मोबाइल चलाना, घूमना, पूजा पाठ करना, ये सब सेकेंडरी काम है। पहला काम प्राथमिक काम क्या है, पढ़ाई कर। लेकिन आप उल्टा करते हो, पहले सब सेकेंडरी काम निपटा लेते हो तब प्राथमिक काम याद आता है। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा काम होता है, उसमें अपना प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ता है कि कौन सा काम करना है। वैसे ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे काम है, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, कब वृद्धि करेगा, कब कमी होगा, बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। लेकिन इसमें सबसे उसका महत्वपूर्ण काम या प्राथमिक काम है पूंजी अधिक के, मतलब जिसके पास कैपिटल ज्यादा है वहां से निकालकर जहां पे कमी है वहां पे फ्लो को क्या करना, बढ़ाना। हमें समझा दिया, हमें समझ ली, बोलो ना जी उसमें। तो फाइनेंशियल मार्केट
यानी पूरा हमारा वित्तीय बाजार का एक सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पूंजी अधिक, यानी जिसके पास पूंजी ज्यादा है, पैसा रुपया जिसके पास ज्यादा है, वहां से उस चीज को उठा लेना, मतलब निकाल कर, और फिर जहां पे जरूरत है वहां पे क्या कर देना, पहुंचा देना। इस गतिशीलता को बरकरार रखने के लिए हमारी फाइनेंशियल मार्केट का सेटअप बनाया गया। इतना बात समझ गए? अगर ये नहीं होता तो जिसके पास अधिक है वो अपना रखे रह जाता, सजा सजा के पैसा घर में रखे रह जाता, और जिसको जरूरत है उसको मिलता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कि हमारे पास 10 लाख रुपया है, अब 10 लाख रुपया है तो हम चाहेंगे कि उसको बैंक में रख दे कि 2-4-5% ब्याज मिलते रहे, तो हम उसको ले जाकर बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा कर दिया। अब कोई एक व्यक्ति है जो दिमाग लगा रहा है कि कोई मशीन वशीन लगा देते, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते तो बहुत सारा हमको मुनाफा आता, तो ले जाकर वो बैंक में जाएगा, वो 10 लाख रुपए को लोन में ले लेगा, लोन में लेकर अपना सेटअप लगाएगा, अपना एक्टिविटी करेगा, वो भी कुछ पैसा कमा लिया, बैंक में कुछ पैसा कमा लिया, हमको भी कुछ पैसा ब्याज मिली। बोलो ना जी ऐसे। अब मार्केट में लोगों को खाने पीने के लिए जिस चीज का उत्पादन कर रहा है उसका सप्लाई भी हो गया, सरकार को कुछ टैक्स भी मिल गया। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता, बैंक और ये सब चीजें नहीं होती, तो पैसा हमारे पास धरे का धरे रह जाता, हमको भी कुछ मुनाफा नहीं मिलता। उस व्यक्ति को जो 10 लाख रुपए ले जाकर एक खुद को रोजगार लिया होगा, 2-4 लोगों को और रोजगार दिया होगा, उसका भी वो सब लॉस में चला जाता, उसको भी कुछ मुनाफा, वो भी बेरोजगार रह जाता। सरकार को कुछ पैसा टैक्स मिलना था, वो भी नहीं मिलता। बैंक में 2-4-10 लोगों को जॉब मिलना है, वो भी नहीं मिलता। हम ही समझा दिया, हमें समझिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हमारे फाइनेंशियल मार्केट की या किसी भी मार्केट की एक बहुत जरूरत की चीज है कि वो जो चीज ज्यादा, मतलब वित्त का मार्केट है तो कैपिटल जहां पे ज्यादा है वहां से रिसीव करके, जहां पे कमी है उन क्षेत्रों में गतिशीलता को बरकरार रखना या फिर उसके फ्लो को जारी रखना। इस पूरी व्यवस्था को भी हम फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं। अब इसके 2 टाइप है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए, पूंजी बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए। सिंपल सा लॉजिक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख अंग हैं। वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख अंग हैं। 2 प्रमुख अंग हैं। पहला मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। इधर दिख नहीं रहा क्या? मुद्रा बाजार ब्रैकेट में लिख दीजिए मनी मार्केट, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। दूसरा कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है तो आप भी बता सकते हैं। बोलो ना जी। सुनो कि सुनो, बाजार का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा है तो एक आदमी बेचने आएगा और जिसको जरूरत है वो खरीदने आएगा। अब चूंकि बात हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस या वित्त का, तो वित्त मतलब होता है पैसा। पैसा जिसके पास ज्यादा होगा वो वहां पे खर्च करने आएगा, मतलब अपना डिपॉजिट करने, जिसको जरूरत है वहां पे लोन में लेकर जाएगा। बात समझ में आ गया? लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, मुद्रा मार्केट, मनी बाजार या मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, ऐसे देख लिखिए। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है, ऐसा बाजार है जहां, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का, जहां विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय संपत्तियों का, विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का, वित्तीय परिसंपत्तियों का
वित्तीय परिसंपत्तियों का 4 पेज सब में निकाल दियो 50 से। कितना क्वेश्चन हुआ अभी? 72, 62। ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल ब्रैकेट में सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि तक, अल्पकाल ब्रैकेट में सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि तक, अल्पकाल सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि तक ब्रैकेट बंद के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, के लिए अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। किया जाता है। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए, मुद्रा बाजार में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा बाजार में आरबीआई, मुद्रा बाजार में आरबीआई, आरबीआई अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में तरलता या अर्थव्यवस्था में तरलता, लिक्विडिटी इसको बोलते हैं, तरलता या मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मुद्रा की मात्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मुद्रा की मात्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मुद्रा के प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित, उल्टा बोल दिए, मुद्रा की मात्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। पूर्ण विराम। बोर्ड पर देखिए, मतलब ये मनी मार्केट जो है आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम, इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक को खुला छोड़ दिया जाए, जैसा भी बोले कि बैंक के पास आपका डिपॉजिट जमा हुआ, आप बैंक में ले जाकर अपना पैसा जमा कर दिए, बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर का पैसा जमा हुआ, अब इसको पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाए लोन देने के लिए, तो पता चला कि सब अपने पसंदीदा लोगों को लोन में पैसा घुमा के, अब विजय माल्या टाइप 2 4 10 को मिल गया तो सब पैसा लेकर तो भाग जाएगा भाई। तो फिर कस्टमर का पैसा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, कस्टमर का पैसा मारा जाएगा भाई। और कस्टमर का पैसा वापस उसको जरूरत के समय 1 लाख रुपए मेहनत से जमा किया है कि छठ में कुछ पैसा खर्चा करेंगे और उस समय उसका पैसा ही नहीं मिले, बैंक बोले नहीं हम लोन में दिए थे वो मिला ही नहीं, तो फिर दोबारा कोई बैंक में पैसा जमा करेगा? नहीं जमा करेगा। और फिर दोबारा कोई जमा नहीं करेगा तो पूरा ये मार्केट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मार्केट ही काम नहीं करेगा। और मार्केट नहीं काम करेगा तो पहले वाले एग्जाम्पल जैसे दिए थे कि हम ना तो 10 लाख रुपए जमा न करते तो हमको भी लाभ नहीं मिलता, वो व्यापारी पैसा लेकर नहीं जाता तो उसको भी लाभ नहीं मिलता, उसको भी बेरोजगार रह जाता, सरकार को कुछ टैक्स का पैसा नहीं मिलता, बैंक को कुछ मुनाफा नहीं होता, बैंक में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका भी सबका मतलब ये फंक्शन खत्म हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो एक हमारे 10 लाख रुपए जमा करने से इतना सब प्रोसेस हुआ। अब हमारे जैसे करोड़ों लोगों का बैंक में खाता है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसमें 54 करोड़ लोगों का खाता है, 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 54 करोड़ गरीब फैमिली का खाता है। अब 54 करोड़ लोगों का खाता बैंक जनधन में मुफ्त में सरकार ने खुलवा दिया, मुफ्त में मतलब कि 0 बैलेंस पे आपका खाता खुल गया। और कोई भी गरीब फैमिली का खुला है तो एकदम शौक से तो 2 4 500 उसमें रखा ही होगा, बोलो ना जी। अब 54 करोड़ खाता, अब समझ लो कि 1000 भी सब अकाउंट में जमा हो गया, एवरेज मान लो तो 54 करोड़ गुणे 1000, उतना पैसा बैंक के पास क्या हो गया? आ गया। अब उतना पैसा बैंक के पास आ गया, बैंक उस पैसे को लोन में घुमाएगा और कितना पैसा बैंक कमाएगा, फिर इंडस्ट्री लगेगी, ये सारा चीज डेवलपमेंट होगा। अगर ये काम नहीं होता तो 54 करोड़ हो सकता है कि उसमें कुछ लोग जाकर अलग अलग बैंक में खुलवाते, लेकिन बहुत लोगों का बैंक खाता वैसे ही रह जाए। बात समझ रहे? और बैंक के पास पैसा है तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा, लोन वोन में घुमाएगा। बैंक के पास वो भी कस्टमर देखता है, अगर आप एक बैंक के मतलब बेहतर कस्टमर है, आपके अकाउंट में साल भर में 10-20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है तो आपको भी वो सब
देखता है वो कैशियर वहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड वगैरह देखकर फिर आपको रेस्पेक्ट से बात करता है, सारी चीज़ें वो भी क्या करता है, मेंटेन करता है। हम लोग के ब्लॉक में मीटिंग हो रही तो वहाँ पे बैंक के सीईओ मतलब वहाँ के बैंक मैनेजर को ब्रांच मैनेजर को बुलाया गया था, तो रिक्वेस्ट कर रहा था हम लोगों से, बीडीओ साहब और सब लोग थे कि आप कोशिश करिए सर कि आप लोग का जो ब्लॉक का पंचायत का ये खाता है हमारे बैंक में ही रहे। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि सरकार का पैसा आता है, लाखों करोड़ों रुपया ब्लॉक के खाते में है, पंचायत का सब अपना अपना खाता है, उसमें लाखों रुपया है। कभी कभी खर्च होता है तो खर्च होना है, तो सारा राशि पड़ा हुआ है, उस राशि का वो अलग अलग लोन देकर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो अच्छा, तो सबका रेगुलेटरी जरूरी है, ये सारा पैसा ले जाकर जिसको मर्जी उसको दे दे और सब लेकर पैसा भाग जाए, तो फिर पब्लिक का नुकसान हो जाएगा ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैठा हुआ है, सारी चीजों को नियंत्रित करता है, सब बैंक को नियंत्रित करता है। तो आगे पढ़ेंगे सीआरआर, एसएलआर, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले आपको सीआरआर में पढ़ेंगे कि बैंक का जितना पैसा इसके पास बैंक के पास आता है, आरबीआई बोलता है पहले कि इसमें से 4% रुपया कैश में रखे रहो, इसको लोन में नहीं घुमाना है, कैश में अपने पास रखे रहो कि कभी जरूरत पड़े तो फिर इसको इस्तेमाल किया जा सके। फिर एक एसएलआर पढ़ेंगे, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, अभी 20 से 22% के आसपास है, 18 समथिंग परसेंट है। बोलेगा इतना पैसा भी लोन में नहीं घुमाना है, ये अपने पास इसको भी संभाल के रखो। तो 20-25% पैसा उसके पास संभाल के रखवाता है कि सब लोन में नहीं देना है, कभी पब्लिक को जरूरत पड़ जाए तो फिर कहां से पैसा लाओगे, सब लोन में दे दिया, लोन वाला चुकाया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? और पब्लिक को पैसे के छठ में सब कोई पैसा निकालने एटीएम में जाएगा, सबको पैसे की जरूरत है, तो फिर पता चला कि बैंक के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो फिर मार्केट नहीं ना चल पाएगा। तो इसका तमाम चीजों का रेगुलेटरी बॉडी, मुद्रा किस तरह से मार्केट में जाएगा, कैसे उसका प्रवाह, कैसे तरलता को नियंत्रित करेगा, ये पूरा मनी मार्केट को कंट्रोल करता है कौन? लगभग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे बैंकों का सुप्रीम मतलब ये है, पूरे बैंकों का बैंक है ये, सभी बैंकों बैंकिंग सिस्टम को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। यहां तक कोई दिक्कत पर्सन? नेक्स्ट आगे लिखिए। अब ये जो मुद्रा बाजार है इसका भी 2 पार्ट है, फ्लो चार्ट एक बनाइए। एक मुद्रा बाजार है, ये 2 पार्ट में है, संगठित असंगठित बताए थे ना आपको। एक है संगठित या इसी को औपचारिक भी बोलते हैं, ऑफिशियल, और एक है असंगठित। अनौपचारिक, अनऑफिशियल। संगठित और असंगठित। अब इसका डेफिनेशन आपको बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं। बोर्ड पर देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद से फिर लिखते हैं। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पढ़ाए थे ना। संगठित क्षेत्र मतलब कि सबके डाटा और सारी चीजें सरकार के पास और उस फर्म के पास सारी चीजें इकट्ठा है। बोलो ना जी, सरकार के पास कितने लोग नौकरी कर रहे हैं सरकार को पता है ना भाई। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम बताए थे एग्जाम्पल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है। क्या लिख रहे भाई? हेलो, अभी लिखते ही रहो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो था, तो सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एल&टी कंपनी, रिलायंस वगैरह, इन सब का भी डाटा सरकार के पास है। बोलो ना जी, सुनो। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा सरकार वहां से डाटा निकालेगी, कोई भी योजना चलाना है, कोई भी काम करना है, उनके लिए कोई भी एफर्ट लगाना है, सरकार आराम से कर सकती है क्योंकि सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। यहाँ तक कोई लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका कोई डाटा ही नहीं है, अपने मर्जी से वो काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती है। तो वैसे ही हमारे मनी मार्केट का भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो आरबीआई के नियंत्रण में पूरी तरह से, इसके रूल रेगुलेशन सारी चीजों को क्या करता है? फॉलो करता है। लेकिन साथ ही साथ एक असंगठित क्षेत्र है, ये अभी थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, पहले ये खूब हुआ करता था। असंगठित क्षेत्र कहाँ खो गया भाई? क्या लिख रहा है इतना? बाद में लिख लेना। क्या बता रहे थे? असंगठित क्षेत्र, तो अभी ये बहुत कम हो गया। असंगठित क्षेत्र में कौन आ जाएगा? आपके गांव में जो एक सेठ बैठा हुआ है, सेठ महाजन, नाम सुने हैं? जो घर में 1 लाख रुपया रखा हुआ है और गरीब फैमिली को एकदम चूना लगाते रहता है। जैसे ही आया तो बोलेगा कि भाई हमको 10,000 रुपया चाहिए, बोले ले जाइए 5% पे, 6%, 7%, जितना पे मुल्ला फंस जाए उतना में मुल्ला फंसा लेता है। बोलो ना जी। और वो मंथली चार्ज करता है, मासिक रूप से वो क्या करता है? चार्ज करता है।
5% भी लगाया तो 12 25 60% हुआ, 2% भी लगाएगा तो 12 दूना 24% उसका ब्याज हुआ। सालाना अगर जोड़ोगे तो बैंक क्या करता है, आपको सालाना देता है। और 2% पे तो हमको नहीं लगता है कि कोई पैसा गांव में देता होगा। गांव क्षेत्र में रहता कम से कम 5% तो जरूर ले लेता है, 4% 3% यहां तक पैसा मिलता है। तो अभी भी है ये वाला सेक्टर, अभी भी थोड़ा बहुत गांव के क्षेत्रों में ये सब काम कर, इसी सब को तोड़ने के लिए पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बैंकिंग ढांचा हमारा डेवलप किया गया। इंदिरा गांधी के समय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि राष्ट्र के हाथ में, देश सरकार के हाथ में रहेंगे तो उनके गाँव गाँव के छोटे छोटे गली मतलब छोटे छोटे बाजार हाट पे गाँव में इस बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो लाकर जमा करे और जिसको जरूरत है इस बैंक से ही लेकर जाए, ये 5 6 7% पे ब्याज पे पैसा लेकर जाए जो सालाना होगा। बोलो ना जी हसन। अब कुछ लोगों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वो जाते हैं और 5% पे ले जाते हैं। 12 + 5 कितना 60% ब्याज देते हैं वो साल भर। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उससे ब्याज पैसा ही नहीं लेंगे, वो जाएंगे बैंक में आराम से 12% भी देगा तो 12% 1% हुआ मंथली, साल भर पर सालाना उसका वार्षिक ब्याज तय होगा। तो संगठित क्षेत्र मतलब जो एक तो जो आरबीआई के अंडर में पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है ये संगठित क्षेत्र में है, और जो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है, वो सब किस में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। बात समझ में आया? धीरे धीरे इनकी स्थिति कमजोर हो गई, मतलब धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन अभी भी गांव के क्षेत्रों में थोड़े बहुत मामलों में ये देखने को मिल जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो इधर लिखिए, आरबीआई के नेतृत्व में आरबीआई के नेतृत्व में क्या क्या इधर होगा, जैसे तरलता नियंत्रण, तरलता नियंत्रण, तरलता नियंत्रण, बैंकिंग संरचना का निर्धारण, बैंकिंग संरचना का निर्धारण, बैंकिंग संरचना का निर्धारण, बैंकों के संचालन के लिए, बैंकों के संचालन के लिए नियम निर्धारण, नियम निर्धारण, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, अपस्फीति का नियंत्रण, इधर आप लिख लीजिए, महाजन, सेठ, साहूकार, जैसे 21 दिन में पैसा डबल वाला किधर आ जाएगा, संगठित क्षेत्र में सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है, आके वो सेटअप लगा देगा, बोलेगा 21 दिन में पैसा डबल होगा, भोली भाली जनता लेकर जमा कर देगी और 10 दिन के बाद पैसा लपेट कर लेकर वो निकल जाएगा। चिटफंड कंपनी सब इसको कहा जाता है। हो गया? साहूकार, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का नियंत्रण, क्योंकि सरकार के पास डाटा है कि मनी का फ्लो जैसे बढ़ेगा इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, आगे आएगा वो। हो गया? समझ में आ रहा है? बोलो ना जैसे। ठीक है, अब आगे इसको पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट और मनी का इवोल्यूशन, ये टॉपिक अब डिस्कस होगा सोमवार को। ठीक है, क्लास अब्सेंट करिएगा तो फिर आप ही का नुकसान होगा भाई, क्योंकि टॉपिक चल रहा है, अब इसमें एक दिन भी अब्सेंट होगा फिर दूसरे दिन समझने में दिक्कत परेशानी हो जाएगा। ठीक है,
और जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कल वाले क्लास का, वो देख लेंगे, पूरा सिलेबस वगैरह उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आगे प्रक्रिया जारी रहेगा, ठीक है। और जो काम बताया जाए पहले ईमानदारी से वो भी करके आइए, मतलब कि जो नोट वोट्स करने के लिए दिया जाए उसको कर लीजिए। ओके।